हम सब यहां आज दीक्षांत समारोह में आए। कभी आपने ध्यान दिया कि कन्वोकेशन को हिंदी में दीक्षांत समारोह कहते हैं, जबकि कहा जाता है कि आदमी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आ रहा है, तो शिक्षांत समारोह होना चाहिए। दीक्षांत समारोह क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की परंपरा में शिक्षा का महत्व नहीं है, क्योंकि शिक्षा का कभी अंत नहीं होता, सीखते रहिए आप। महत्व दीक्षा का है क्योंकि शिक्षा तो आपके मस्तिष्क और बुद्धि का विकास करती है और दीक्षा आपकी चेतना का विकास करती है। इसीलिए आप सब ने सुना होगा कि हमारे यहां क्या कहा जाता है, किस गुरु से दीक्षा ली, किस गुरु से शिक्षा ली नहीं। शिक्षा तो कोई पुस्तक खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, आज के जमाने में नेट पे जाके पढ़ लीजिए। मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं, मुझे मान लीजिए इतिहास में रुचि हुई, कुछ किताबें पढ़ ली, आपको अर्थशास्त्र में रुचि हो जाए, 30, 40, 50 किताबें पढ़ लीजिए, आप विद्वान हो जाएंगे। परंतु दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए कल प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना है पर रोबोट नहीं बनना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें ज्ञान का संचय भी करना है और चेतना का विकास भी करना है। और जो दीक्षा और शिक्षा में अंतर क्या होता है, मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं। 1930 का दशक, 30 और 40 का दशक, भारत दुनिया के सबसे अशिक्षित देशों में से एक था। हमारी साक्षरता दर 1931 की जनगणना के अनुसार 8% थी और उत्तर प्रदेश की 7% थी। हम पॉलिटिकली सब्जुगेटेड थे, गुलाम थे, इकोनॉमिकली सबसे लोएस्ट लेवल पे थे। और उसी समय जर्मनी दुनिया के सबसे शिक्षित देशों में से एक था। जिस अनुपात में यहां ग्रेजुएट नहीं होते थे, उस अनुपात में वहां पीएचडी वाले होते थे। अत्यंत शक्तिशाली देश था, उसकी आर्मी बहुत मजबूत थी, इकोनॉमिकली एडवांस था। उस अशिक्षित, निर्धन और राजनीतिक दृष्टि से दबे हुए भारत ने दुनिया को उस 30 और 40 के दशक में महात्मा गांधी दिए और उस शिक्षित समृद्ध जर्मनी ने हिटलर दिया। क्यों? हम शिक्षित कम थे पर दीक्षित अधिक थे। उस दीक्षा के अंतर की वजह से वो परिवर्तन आया। और आज भी अगर आप देखें, अगर आपके शिक्षा के संस्कार यानी दीक्षा उचित नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल हो जाए, वो यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है तो वो याकूब मेनन बन सकता है, वो डॉक्टर होने के बाद अफजल गुरु बन सकता है, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन जहाजों को चलाने की क्षमता रखने वाले पायलट के बनने के बाद भी 9/11 करने वाला खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा बन सकता है। इसीलिए यह बात कही गई है कि हमारे लिए चेतना का विकास, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है और इसीलिए इस विश्वविद्यालयों में आने की आवश्यकता है, जो आपकी कॉन्शियसनेस को एक नए लेवल पे ले जाते हैं। और ये हम जाते कैसे? मैं एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और मानवाधिकार का विषय बहुत ज्यादा उठने लगा, तो उस समय यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट कमीशन बना, ह्यूमन राइट चार्टर। तो दुनिया के जितने बड़े बड़े महापुरुष थे, सबको एक एक चिट्ठी लिखी गई कि आपके हिसाब से कौन से 2, 4, 5, 7, 8, 10 ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं जो कि इसलिए जरूरी है कि सबके ह्यूमन राइट इंश्योर हो सके, क्योंकि ज्यूज का होलोकॉस्ट हुआ था उस समय। ऐसा नहीं कि मेरे जीने का अधिकार दूसरे की कीमत पे नहीं होना चाहिए। तो चिट्ठी महात्मा गांधी के पास भी आई, जूलियन हक्सले ने लिखी थी, और महात्मा गांधी का जवाब सबसे अलग था। उन्होंने कहा, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड। शब्द को गौर करिएगा, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी दैट इफ यू वांट टू इंश्योर एंड एवरीबडीज ह्यूमन राइट, इन माई ओपिनियन देयर आर ओनली फंडामेंटल ड्यूटीज, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्यों? उनकी अशिक्षित परंतु विवेकशील मां ने कहा था। और यह विवेक कहां से आता है? आप देखिए, भारतीय समाज में परिवार से आता है। परिवार में मां बाप पहले बच्चे के प्रति कर्तव्य का पालन करते हैं, पहले अधिकार की अपेक्षा नहीं करते हैं। बच्चा मां बाप के प्रति कर्तव्य का पालन करता है, भाई बहन के प्रति कर्तव्य का पालन करता है, बहन भाई के प्रति कर्तव्य का पालन करता था, पति पत्नी सभी एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का पालन करते थे। और यही स्रोत महात्मा गांधी की माताजी को कहां से मिला? वो जो महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था, राम राज्य। सारी के सारी राम कथा में सिर्फ कर्तव्य ही है, वहीं से यह प्रेरणा मिलती है।